अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। महाजिर कौम के सबसे मस्बत और सबसे मजबूत और निहायत बाएतबार नजरियाती चैनल मतरूका सिंध पर आपका खुशामदीद है। खुद भी इसको सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो करें और दोस्तों से भी करवाएं। youtube.com/मतरूका सिंध, यहां पर हम खुली और सच्ची गुफ्तगू करते हैं जिसमें कोई लगी लिपटी, मुनाफकत, मफाद परस्ती का कोई अंसर शामिल नहीं होता। कराची में आजकल सर्दियों में सियासी गर्मी है और सियासी गर्मी क्या है कि जनाब एमक्यूएम पाकिस्तान कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, बस ऐसे ही चल रहा है कि नहीं है। मुहावरा मशहूर है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जा सकता। मोमिन की पहचान है, क्योंकि मोमिन के अंदर जो है ना, ये सिफत होती है कि वो मुनाफिक को पहचान लेता है, मफाद परस्त को पहचान लेता है, कातिल और दहशतगर्द को पहचान लेता है। मगर बात मोमिन की है, मुहाजिर कौम की नहीं है। मुहाजिर कौम के लिए मुहावरा अगर कोई होगा तो ये होगा कि मुहाजिर कौम एक ही सुराख से बार बार डसे जाने के बावजूद फिर बार बार डसे जाने की ख्वाहिश मंद है। जी हाँ, यही है। 35 साल से यही हो रहा है। खोटा सिस्टम, मैसूरीन की वापसी, ठीक है ना, महाजिर कौमियत के नाम पे बनने वाली तंजीम और उसका लीडर, ठीक है, महाजिर कौम को घुमाता रहा, घन चक्कर की तरह से घुमाता रहा। नया सिंधी, उर्दू बोलने वाला सिंधी, वतनी सिंधी, टपके हुए मक्कड़, तिलियर, जाने क्या क्या अलकाबाद महाजिर कौम को ठोक दिए। मोदी को पुकार दे दी, फला को पुकार दे दी। महाजिर कौम के वो मसले तो हल नहीं हुए 3, मगर मजीद मसाइल बढ़ गए। ठीक है, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहिब, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्ताफ के जूते सीधे किए या उनका थूका हुआ चाटा अपने मुंह पे मला, आज वो खालिद मकबूल सिद्दीकी कभी मुस्तफा कमाल साहब के दर पर, कभी जमाते इस्लामी के दर पर और कभी महाजिरों की बदतरीन कत्लो गारतगरी के जिम्मेदार आफाक अहमद के घर में दर बदर। आ रही है बात समझ में? क्यों जनाब? वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, चूंकि वो मौजूदा हल्का बंदियों के हिसाब से, मौजूदा मर्दमशुमारी के हिसाब से हिस्सा नहीं लेंगे। ये हक तलफी होगी। अबे हुकूमत में तुम अब भी बैठे हुए हो, हुकूमतों में तुम हमेशा बैठे रहे हो। तुमने गलत मर्दमशुमारी मंजूर करवाई, तुमने गलत हल्कियां बंदियां मंजूर करवाई, तुम्हारे मफादात की लिस्ट पीपल्स पार्टी ने साफ दिखा दी। महाजिर जो है उसको मुलाजमतें नहीं है, और तुमने अपने जान पहचान वालों को, अफसर जो रिटायर हो गए उनको भी अफसर लगा दिया। ठीक है ना, महाजिर कौम के लोग अफसर नहीं बन रहे और पब्लिक सर्विस कमीशन के तुमने ओहदे बांट दिए लोगों में। ठीक है, ये तुम्हारा किरदार है। अपनी मर्जी का ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर लगा लिया है कि जिसके हाथ में इख्तियार नहीं है। तुमने ऐसा गवर्नर बना दिया जो ऊपर से टपक कर आया है। ठीक है ना, तो बात यह है कि यह है महाजिरों का हाल। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जिन पार्टियों में गए हैं वो पार्टियां जो हैं उसमें जमाते इस्लामी वाहिद है कि जो एक मुकम्मल नजरियाती हैसियत रखती है, जिससे मैं मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता। इस्लाम की बात जायज है, मगर वो महाजिर कौमियत पे साबित कदम नहीं होते, नस्ल परस्ती के खिलाफ बात नहीं करते। मगर कराची के हक में जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब ने जितनी काविशें की हैं वो एक तरफ है और पूरी एमक्यूएम के सारे धड़े एक तरफ है। आ रही बात समझ में? मुस्तफा कमाल साहब को सलाम है कि उन्होंने कराची के लिए बहैसियत मेयर बड़ी खिदमत अंजाम दी, और उसके बाद जब से वो वापस कराची में आए हैं इस एमक्यूएम को दफन करने की नीयत से, वो जो है मुस्तकिल कराची के हक के लिए अपने अंदाज से आवाज बुलंद कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आफाक अहमद साहब जो है वो तो सोते रहते हैं डिफेंस में, उनको कोई काम धंधा नहीं है। कोई महाजिर कल्चर डे की बात करे तो वो कहते हैं हम तो रोज कल्चर मनाते हैं। ठीक है, रोज कल्चर मनाते हैं।
तो भाई रोज महाजरों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आपने आज तक एहतजाज तो नहीं किया, भूख हड़ताल नहीं की, लॉन्ग मार्च नहीं की, कभी आप महाजर कौम के लिए जेल नहीं गए। जेल गए थे तो कत्लो गारत गरी पे गए थे, महाजरों को मारने के इल्जाम में गए थे। आपने एमक्यूएम के नौजवानों को शहीद किया था, इसलिए जेल गए थे आप। महाजिर मसाइल पे नहीं गए थे। महाजिर झंडा बुलंद किया हुआ है, कौन सा झंडा बुलंद किया हुआ है? पीपल्स पार्टी के दलाल बने हुए हो तुम। महाजिर जो किला है उसके अंदर अपना झंडा गाड़कर तुम सिंध के नस्ल परस्तों की दलाली करते हो, उनकी जो है क्या कहते हैं, उनके टुकड़ों में पलते हो तुम। तुम्हारी हैसियत क्या है? ये है ये आफाक अहमद साहब, और बाकी एमक्यूएम की कत्ता चट्टा आपके सामने मौजूद है। तो बात यह है कि जनाब महाजिर कौम की जो सूरत हाल है, कराची की जो सूरत हाल है, ये सारे के सारे इस्तेमाल शुदा लोग हैं, सिवाय जमात इस्लामी के, जो इस्तेमाल नहीं हुई है आज तक, मगर बहुत मोहताज खेलती है, बहुत मोहताज खेलती है। वो टकराव नहीं चाहती है, वो सिंध की नस्ल परस्ती का गिरेबान पकड़ना नहीं चाहती है। मगर बात यह है मेरे अजीजों कि कराची का बल्दिया इन जो ले भी ले, अगर जमात इस्लामी इलेक्शन जीत भी जाए, जो वो इनकार कर चुकी है खालिद मकबूल की पेशकश, वो 15 जनवरी को इंतखाबात चाहती है। पीपल्स पार्टी ने हल्काबंदियां ऐसी कराई हुई हैं कि पीपल्स पार्टी शायद अपना मेयर ले आए, क्योंकि ये सब आपस में लड़ जाएंगे। वो बायकाट का जो पागल आदमी है उसके भी सुनने वाले बहुत है, कुछ बायकाट भी होगा, बाकी लड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी हल्काबंदियों की बुनियाद पर मजाफाती बस्तियों से जीत जाएगी। नतीजा क्या होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आज सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी के हाथ में सब कुछ है, वही उसके हाथ में रहेगा। ऐसे ही रोज कत्लो गारतगरी होती रहेगी, रोज डकैतियां होती रहेंगी। आज एक बच्ची को, एक नौजवान औरत को शहीद कर दिया डकैती में, ठीक है। कल नौजवानों को शहीद कर दिया था लाडी कोरंगी में। कोरंगी में स्कूल जो है उसमें लूटमार कर दी थी। ये सारे कौन लोग हैं? ये सब पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में, सरपरस्ती में गोठों से आए हुए डकैत हैं, कच्चे से आए हुए डकैत हैं। इनका काम ही यह है कि क्या करें? लूटमार करें। पुलिस के अंदर भी डकैत है, सिंध हुकूमत में भी डकैत है, और बाकी डकैत तो डकैत ही हैं, ठीक है। अरबाब इख्तिदार जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत है, जरदारी से यारी की जरूरत है, और जरदारी सब पे बेशक भारी है, ठीक है। उसने अल्ताफ को इस्तेमाल किया, उसने एमक्यूएम को इस्तेमाल किया, हकीकी को इस्तेमाल कर रहा है, और जाने किस किस को इस्तेमाल कर रहा है वो, ठीक है। अब बात यह है कि मैं बार बार समझाता हूं कि महाजिरों को समझना होगा इन सबको। ये जो एक ही सुराख से डसने का सिलसिला है, इसको खत्म करना होगा। एक अच्छी बात जो है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जो पाकिस्तान के अरबाब इख्तिदार हैं और ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, ये करप्ट हैं। इनकी जो नहरें बह रही हैं ये खुश्क हो रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बहुत खराबी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बहुत तबाही की तरफ जा रहा है, और इसको दुरुस्त करने वाला कोई नहीं है। अगर मुहाजिर ने होश नहीं संभाला, इन छुट भइयों से जान नहीं छुड़ाई, और अपनी नजरें दुरुस्त न की, तो होगा क्या? होगा ये, इनको कुछ नहीं मिलेगा। दो सूरत हाल होने जा रही हैं, या तो मुल्क बदहाली का शिकार होगा, खाना जंगी होगी, सोमालिया वाली हालत होगी, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इस मुल्क को बचा लिया जाएगा। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी, खास तौर पर जो मगरबी ममालिक में रहते हैं, उन्हें इस मुल्क में इन्वेस्ट करना होगा। और अगर जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको उनकी हुकूमतें गारंटीज देंगी, सिक्योरिटीज देंगी, कोलेटरल लोन देंगी। पाकिस्तान की इस गिरती हुई मईशत में न चीन को इंटरेस्ट है, न अमेरिका को इंटरेस्ट है, न बरतानिया को, न कनाडा को। यह इंटरेस्ट तब बनेगा जब बैरूने मुल्क
नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं, यानी वो तारकीन वतन, तारकीन पाकिस्तान जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, वो पाकिस्तान के लिए सामने आएंगे और पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे मुख्तलिफ शोबों में। तो कराची भी उनमें से है। कराची के अंदर जब तरक्याती प्रोजेक्ट होंगे, एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं सपोर्ट करता हूं, उसके आइडिया का मैं मुकम्मल हामी हूं, उसको प्रमोट करता हूं कि कराची जो है वर्ल्ड मेडिकल सिटी बने, एक ऐसा मेडिकल सिटी बने कि जिसमें सारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मौजूद हो, जो साउथ एशिया के लिए भी अहम हो, सेंट्रल एशिया के लिए भी अहम हो, जो पाकिस्तान के लिए भी अहम हो, और कराची वालों के लिए तो वो अहम हो ही हो। वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ही ना बने, बल्कि करंट टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग फैसिलिटी मौजूद हो, ट्रेनिंग हो, और वो जॉब्स मैसर आए जो हाईली पेड हो। मगर ये सब तब मुमकिन होगा कि जब कराची वाले इन फरेबियों, इन धोखेबाजों से बाहर निकलेंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे, हालात को समझेंगे। आ रही बात समझ में? और अगर गालम गलोच का सिलसिला रहा, ठीक है, हम नहीं, हमारे बाद फला फला का एजेंट है, फला फला का एजेंट है, यही करते रहे, तो फिर हालात बहुत खराब होने वाले हैं। ये जो कत्लो गारत गरी है, जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, ये है सोसाइटी जो है जब दो इंतहाओं पे पहुंच जाए, यानी करप्शन कर करके जो ताकतवर तबका है वो इंतहाई करप्ट हो जाए, और जो पिसा हुआ मजलूम तबका है वो पिस पिस के उसके पास जब खाने को रोटी ना हो तो वो डकैतियां मारे। ठीक है, अभी तो डकैतियां सरपरस्त कर रहे हैं ये पीपल्स पार्टी के सरपरस्ती में, मगर एक वक्त आएगा जब मोहल्ले के अंदर पड़ोसी पड़ोसी को नोच लेगा। उस वक्त से बचने के लिए अपने जहनों को खोलना जरूरी है, हालात को समझना जरूरी है, और ऐसे में बैरून मुल्क मकीम जो पाकिस्तानी है, जो रईस है, मुतमव्विल है, जिनको पाकिस्तान की फिक्र है, उनको खुशामदेद कहना होगा। वो जब अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जब लाएंगे तो बैरून ममालिक जो ताकतें हैं उनकी गारंटी और सिक्योरिटी के साथ लाएंगे। जब वो लाएंगे तो वो सिक्योरिटी आपको भी मैसर आएगी, उनके इन्वेस्टमेंट को तो तहफ्फुज दे ही की देगी, मगर आपको होशियार होगा उन लोगों से कि जो शक की निगाह से देखेंगे, जो शक की निगाह से इन पाकिस्तानी मुखलिस पाबंदे सोमो सलात मुसलमानों पर शक करेंगे, ठीक है, तो समझ लिया आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये वो लोग करवाएंगे कि जो पाकिस्तान दुश्मन है, वो मौलवियों में पैसे बांटेंगे, वो इन मफाद परस्त लीडरों में पैसे बांटेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट ना हो पाए। ये जो कराची में हालात बदलने की जो भी लहर आएगी, जब भी आएगी अभी, ठीक है, उसको सेबोटाज करने की कोशिश करेंगे। कोई अमेरिकी साजिश कहेगा, कोई यहूदी साजिश कहेगा, कोई फला फला कहेगा, मगर यह नहीं कहेगा कि अमेरिका हो, कनाडा हो, बर्तानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां जो पाकिस्तान से आए हुए जो मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, मुहाजिर कौम के लोग रहते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से, जाफशानी से वहां पर पैसा कमाया है, बनाया है, और बड़ी खुशी से गारंटीज के साथ इसको पाकिस्तान में, कराची में लगाने को तैयार होंगे। तो ये बातें हैं जो हमारे लोगों को समझनी होंगी, अपने तदब्बर को, अपने शऊर को बुलंद करना होगा। ये जो टुच्चे लीडर हैं, इनके जाल से खुद को निकालना होगा, बजाय इसके कि आज हर आदमी ये सोचे कि मैं मगरिब में चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, बर्तानिया चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं। कराची की 3 करोड़ आबादी, 4 करोड़ आबादी नहीं निकल सकती। हां, यह हो सकता है वो हजारों जो निकल चुके कोटा सिस्टम की नहूसत की वजह से,
جو نکل گئے اعلی تعلیم کے لیے، جو نکل گئے اپنی معاشی ترقی کے لیے، وہ پلٹ کر آئیں اور آپ کے ملک میں، اپنے شہر کراچی میں انویسٹ کریں گارنٹیز کے ساتھ. جب وہ انویسٹ کریں گے تو ان کا پیسہ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، مگر ساتھ کراچی میں اور پاکستان کے جو دیگر پاکستانی ہیں ان کو جو ہے سکون ملے گا، ان کو جابز ملیں گی، ان کو فیسلٹیز ملیں گی. اس کو اس طریقے سے سوچئے. بنگلہ دیش آگے نکل گیا، بنگلہ دیش میں مائکرو فنڈنگ ہوئی ہے، انہوں نے خود فنڈ کریٹ کیے ہیں، پھر مغربی ممالک سے انہوں نے امداد لی ہے. کیسے؟ مائکرو فنڈنگ میں، پرائیویٹ انویسٹنگ کے ذریعے. وہاں پہ فیکٹریز لگی ہیں، انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور وہ آگے نکل گئے آپ سے. اور آپ ابھی تک شک کرتے رہتے ہیں امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکی سازش. اور جو سازشی ہیں، جو ان بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں، ملکی اور غیر ملکی ایجنسیوں کے دلال ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں قائد، بانی، چیئرمین، کنوینر، امیر، لیڈر. ایسا کچھ نہیں ہے. ان سب کی اولادیں کھول کھول کے دیکھ لو، وہ ملک سے باہر ہیں، آپ کے جوانوں کو استعمال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پیسہ ملتا ہے ایجنسیوں سے. ندیم رضوی جیسے لوگ کسی سے پیسہ نہیں لیتے، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، مگر وہ دل میں ہمدردی رکھتے ہیں اور اپنے طور پر اپنے شہر کراچی جس زمین متروکہ سندھ کا شہر ہے اس کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے وطن پاکستان کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو غور کیجئے گا میری باتوں پہ. میں یہ آپ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، اور گفتگو صحیح لگے تو اس کو آگے بڑھائیے. خدا حافظ.